Hi and welcome back to the next class of accountancy. So let's begin it. सबसे पहले रेशियो एनालिसिस में हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण आगे जब पढ़ाएंगे तो तुम लोग को बहुत ही बेहतर तरीके समझ में आएगा। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब इसको एक एक करके समझते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो जब दो मेजरेबल यूनिट को कंपेयर किया जाता है ना, ठीक है, तब हम लोग रेशियो का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि बॉयज, द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन दिस क्लास 2:2 है ना, यानी कि जो रेशियो निकल के आया क्या आया, एक कंपैरिजन के तौर पे आया जिसको कंपेयर किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं 2:2 को क्या बोल सकते हैं, 1:1, यानी कि इन शॉर्ट बोल सकते हैं 50% आया ना, यही तो रेशियो है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मान लो कि तुम कुछ चाय बना रहे हो, ठीक है, तो चाय में अगर टी बनाते हो, ठीक है, तो मिल्क यूज करते हो 2 लीटर, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है, और वाटर यूज करते हो 1 लीटर, ठीक है। तो रेशियो जो मिक्सर, जो दोनों का मिक्स होके जो बनेगा ना, रेशियो क्या 2:1 है ना। अब एक और तुम लोग को बता रहे हैं, अगर मान लो कि मिल्क कितना यूज किया 2 लीटर और शुगर यूज किया है 4 kg, चलो ठीक है, शुगर 4 kg यूज किया, बताओ रेशियो कितना होगा, तुमको दिखाई दे रहा है 1:2, रेशियो कितना होगा, देखो 1:2, तुम बताओ रेशियो कितना होगा। अरे देखो दोनों का रेशियो कैसे निकालोगे, लीटर वो पकड़ाना, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट सेम होना पड़ेगा। तुम लोग को पता है लीटर को केजी में बदला जा सकता है, बदलते हैं ना तुम लोग। तो जब 1 लीटर का रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल लेते हो तो उसमें देखो केजी में लिखा रहता है, जैसे 1 लीटर लिखा है ना, उसमें 9, देखो मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है, 9 समथिंग ऐसा केजी लिखा रहता है, एग्जैक्ट पता नहीं है, अप्रॉक्स लिखा रहता है, ठीक है। तो यानी कि उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुम लोग क्लास 4-5 में जानते हो ये चीज। तो ये रेशियो है। तो सर यहाँ पर क्या काम है, हम लोग अकाउंट्स में इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो अकाउंट्स में इसके लिए इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि कभी कभी हम लोग बिजनेस जब करते हैं ना, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो ये देखना पड़ता है कि बाहर से कितना पैसा लाए, है ना, बाहर से जितना पैसा लाए उससे कितना का प्रॉपर्टी खरीदे हम। एक बात बताओ, डेब्ट का मतलब क्या हो गया, एसेट्स, सॉरी लायबिलिटी हो गया, है ना। इस डेब्ट से तुम एसेट्स कितना खरीदा, ठीक है। अगर मान लो कि 5 लाख तुम डेब्ट लिया, कितना डेब्ट लिया 5 लाख, और तुमने एसेट्स खरीदा कितना 2 लाख, 2 लाख क्या किया, तो रेशियो क्या बनेगा, तुम किसी से पूछ कर देखो ये अच्छा कर रहा है ना खराब कर रहा है। तुम लोग बताओ 5 लाख लोन लेके 2 लाख प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कैसे अच्छा कर रहा है, नहीं खराब करता है, क्यों, जितना तुम लोन लिया है 2 लाख की प्रॉपर्टी खरीदा, बाकी का क्या हुआ, खा गया, है ना। लेकिन कर्जा तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। एक बात पूछते हैं, तुमको कोई बिजनेस लोन दे, ठीक है, जो बिजनेस लोन ले तुमको मिला है वो बिजनेस मत करो, उसको यूज कर लो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, है ना। तो बताओ तुम उसको घर से इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो कोई अच्छा है बिजनेस, तो रेशियो देख के पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जब फंड रेज करते हैं, फंड रेज करने का मतलब कंपनी में पैसा कहाँ से आता है, कंपनी में पैसा कहाँ से आता है, बैंक से। फंड मतलब पैसा बिजनेस में 2 तरीके से आता है, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। कभी ऐसा बोले थे क्या, और क्लास 11 का अकाउंट्स में भी पता नहीं बोले होंगे स्टार्टिंग में, कैपिटल जब पढ़ा रहे होंगे तो उस समय बताए होंगे। तो देखो जो इंटरनल आता है अपने घर से उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और जो बाहर से आता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक लोन।
अब एक बात बता, जो अपने घर से आए उसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। इक्विटी शेयर के बारे में जाना, इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक, ठीक है, ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप होता है। तो ये तुम्हारे पास अपना हो गया पैसा, और ये तुम्हारा कर्जा हो गया, बैंक लोन जिसको क्या बोलते हैं? डेब्ट। तो एक नया रेशियो का जन्म हुआ, उसका नाम क्या है? इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगर मान लो कि डेब्ट इक्विटी रेशियो तुमको लिख दिए 2:5 लिख दिए, नहीं 2:0.5 लिख दिए, 1 ही लिखते हैं ना, 2:1। इसका मतलब क्या निकल के आया? अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास घर का पैसा, इक्विटी का मतलब क्या हुआ? घर का 1 रुपया है तो बाहर का 2 रुपया है ना? पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? यही चीज तो रेशियो है। अब तुम लोग को बताया जाएगा कि अच्छा है खराब है। कि माना जाता है कि इसका, जैसे देखो, अगर डॉक्टर लोग जब हम लोग को चेकअप करता है ना, तो एक रेंज होता है, ठीक है? जैसे होमोग्लोबिन, हम लोग का बॉडी में होमोग्लोबिन का रेंज है कि नहीं है? 10, 11 होना चाहिए, फिर 13, 14 भी होना चाहिए। हर एक चीज का रेंज है, जिसकी कभी तुम लोग ब्लड रिपोर्ट देखी हो क्या? नहीं देखी हो? रिपोर्ट तो देखी हो। तो रेंज होता है, शुगर का भी एक रेंज होता है। तो उसके नीचे हो तो खराब, उसके ऊपर हो तो और भी खराब, उस रेंज में होना चाहिए। इसका भी तो एक रेंज है, फिक्स किया हुआ है। यानी कि तुम्हारे पास घर का पैसा 1 रुपया, तो बाहर का पैसा कितना होना चाहिए? 2 रुपया, मतलब इससे दुगना होना चाहिए। लेकिन अगर सोचो ऐसा कोई करता है, बहुत अच्छा ना खराब? बाहर का ज्यादा लोन ले लिया ना, डूब गया, कर्जा में है ना? अगर मान लो कि ऐसा कर रहा है, मतलब बराबर ठीक ठाक, ठीक ही है ना? ठीक ठाक बोल सकते हैं। हाँ, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि जितना तुम्हारा घर का है उतना ही तुम लोन लिया, लेकिन क्या तुम ज्यादा लोन बढ़ा सकते हो? हाँ, बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है? इसीलिए हम लोग पिछला क्लास में, ठीक है, क्लास 11 को लिंक किए थे, ठीक है? क्लास 11 को ये लिंक करके समझाए थे कि जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या क्या था? एक बार फिर से बोल देते हैं। रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग, फिर उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें हम लोग जेई पास करते थे, इसमें लेजर करते थे, फिर उसमें फाइनल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये काम होता था क्लास 11 का, ठीक है? अब तुम लोग 12 में हो तो एनालाइजिंग सिखा रहे हैं। एनालाइजिंग में क्या होता है? एनालाइजिंग में होता है रेशियो बनाना, एनालाइज करना, रेशियो एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों चैप्टर तुम लोग के सिलेबस में है क्लास 12 में। तो सबसे पहले रेशियो कब बनाया जा सकता है? बिना ये तीनों को बनाए रेशियो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो तुम लोगों को सवाल आएगा, सर यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट फिर से बनाएंगे ना? इस बार तुम लोग को बनाया दे देगा। बोर्ड ये एज्यूम करके चलता है कि तुम लोग इतना सीख लिया ना, क्लास 12 में भी यही सिखाएगा क्या? इसको बंद कर दो। तो तुम लोगों को क्या माना गया है कि ये तुम लोग को आता है, फाइनल अकाउंट आता है, इसके ऊपर बनाया जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है? अब बात ये है कि सर ये जो एनालिसिस करेंगे, है ना, किस बेसिस पे करेंगे, है ना? बेसिस तो बहुत सारा है ना। किसी आदमी को अगर तुम एनालाइज करना चाहते हो तो कितने बेसिस होते हैं, है ना? सबसे पहला अगर एनालिसिस करना होता है तो सबसे पहला हम जो बेसिस पकड़ते हैं, है ना, प्रॉफिट के आधार में पकड़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड क्या बेसिस होता है? सेकंड बेसिस होता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कितना अच्छा बिजनेस है। देखो रेशियो का बेसिस होता है कुछ,
एक होता है बेसिस सॉल्वेंसी, सॉरी इसके पहले होता है लिक्विडिटी रेशियो, एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो, एक होता है एक्टिविटी रेशियो, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये सारे चीज पिछले क्लास में तुम एक काम तुम लोग जगह छोड़ दो, ठीक है, वीडियो क्लास देख के उससे लिख लेना। तो लिक्विडिटी रेशियो में हेडिंग दे सकते हो, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। लिखो लिक्विडिटी रेशियो helps to identify short-term solvency position of company. Liquidity ratio helps to identify short-term solvency, SOLVENCY, solvency position of the company, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या होता है, ये चीज सबसे खास बात है यहाँ पर। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या होता है, पिछले क्लास में इसके ऊपर सिर्फ समझा दिए थे, आज एक्सप्लेन बता करके समझा रहे हैं। देखो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी means short-term solvency means capability of the company to pay. Short-term solvency means capability of the company to pay short-term obligation. Short-term obligations, ठीक है। Here short-term obligations means here short-term दिख रहा है कि नहीं, बोल भी रहे। Short-term obligation means creditor outstanding expenses another short-term loans। पानी आ रहा है, ठीक है, गेट लगा के बैठो। शॉर्ट-टर्म लोन्स, ठीक है। अच्छा एक बार कॉपी कर लो, तुम लोग समझाएंगे, देखो इधर समझा रहे फिर से। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मींस क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो बताता क्या है। लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि कोई कंपनी शॉर्ट टर्म लोन कितने समय में पे कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखो कोई कंपनी लोन देता है तो दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब वो क्या हो रहा है ना, लेस देन 12 months, लेस देन 12 months, 12 महीने से अगर कम समय का लोन लिया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन या फिर ऑब्लिगेशन, ठीक है। CEMI हो गया, हाँ CEMI सी क्या बोला, EMI, CEMI, अच्छा ये नहीं, वो अलग चीज है, वो तो पे करना पड़ेगा, फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया EMI का फुल फॉर्म। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी का ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो पे कर पा रहा है, शॉर्ट टर्म में नहीं पे कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि शॉर्ट टर्म में आ जाता है क्रेडिटर, तो कोई कंपनी, एग्जांपल तुमसे पूछते हैं, ठीक है, कोई कंपनी है ना, सामान खरीदता है और उसको पे आउट करने में जहां तक 30 दिन का वैलिडिटी था उसको लग गया 35 दिन पे करने में, तो बताओ सिचुएशन अच्छा है ना खराब है, खराब है ना। अगला वर्ष उधार देगा, उधार नहीं देगा तो कंपनी में क्रंच, फिनेंशियल क्रंच हो जाएगा, है ना, बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो
इससे ये पता लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फेल कर पा रहा है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पा रहा है ना। तो इसके लिए लिक्विडिटी रेशियो को निकालना पड़ता है। तो तुमको ये समझ में आ गया, लिक्विडिटी रेशियो जो निकाला जाता है किसके लिए निकाला जाता है? हाँ, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन निकाला जाता है, लेकिन ये कौन काम में लाता है? इससे इसको निकालने से किसको मदद होगा? बिजनेस में। मान लो कि मेरा बिजनेस है ना, और तुम मेरा अकाउंटेंट है, तुम मेरा कंपनी का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो निकालना चाहता है, तो ये जो मेरा लिक्विडिटी रेशियो निकालेगा वो किन लोगों को हेल्प करेगा? कस्टमर तो क्या बोलता है, कस्टमर तो पैसा देता है, नहीं जो काम करेगा उस कंपनी जिससे पैसा लेते हैं उसको हेल्प करेगा। किसको हेल्प करेगा? क्रेडिटर को हेल्प करेगा, है ना। मान लो कि तुम सप्लायर है, मेरे को सामान देता है ना, ये लिक्विडिटी रेशियो निकाल के बताया कि मेरा खराब है, तो तुम मेरे को सामान देगा, है ना। हाँ, एक बात पूछते हैं, तुम बैंक में लोन अप्लाई किया, तुम्हारा सिविल स्कोर बहुत कम है, पता है ना सिविल स्कोर क्या होता है? लोन, हर एक इंसान को लोन देने के लिए एक सिविल स्कोर होता है, इसको देख के बैंक लोन देता है। तुम लोगों का सिविल स्कोर, मेरा खुद का जनरेट मेरा हुआ है ना, फिर भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई मेरा फिनेंशियल बिजनेस अच्छा नहीं है, कुछ सेटअप, ठीक है। तो तुमको अगर लोन तुम अप्लाई करने जाओगे तो तुमको लोन आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, है ना। वो तुम्हारे पापा के पास भले कितना बड़ा प्रॉपर्टी हो, लेकिन तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं है ना, तो तुमको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा सिविल स्कोर बहुत कम है। लेकिन अगर तुम किसी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दो तो तुम एक सिविल स्कोर अच्छा क्रिएट हो सकता है, तो उसी को देखकर तो लोन देता है। तो क्रेडिटर भी तो वही है ना, ऐसे तुमको सप्लाई, ऐसे तुमको उधार में सामान बेच देगा, तुमको देखेगा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या देखेगा? तुम्हारा पोजीशन, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब औकात, है ना। इसका अपोजिट क्या बताए थे? इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब बन गया भिखारी, है ना। सॉल्वेंट का मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छा है तो तुमको देगा, नहीं है तो नहीं देगा। बात समझ में कि किसके लिए काम आता है? क्रेडिटर के लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इन शॉर्ट, जिसको हमको पेमेंट करना है, शॉर्ट टर्म पेमेंट करना है, 12 महीने से कम समय में जिसको पेमेंट करना है। बात समझ में है? कोई डाउट? अब इसके भीतर क्या क्या रेशियो पढ़ेंगे, है ना, तो लिखो, कॉपी कर लिया था ना, लिखो, following two important ratios are covered. Following two, बहुत सारा रेशियो होता है, लेकिन तुम लोग को क्लास 12 में बस 2 ही पढ़ना है। Following two important ratios are covered. क्या क्या रेशियो है वो? सबसे पहला करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एक काम करें, पर तुम लोग देख लो तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, कहां रेशियो आता है? देखा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। और उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको जानना है कि करंट एसेट्स क्या होता है, ठीक है। तुम लोग को पता है करंट एसेट्स क्या क्या होता है? जो अभी है इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस प्रकाश डालें क्या? हाँ डालिए। अच्छा डालिए, क्लास 11 में डाले थे। चलो ठीक है, एक काम करो, यहाँ तक कॉपी कर लो, क्योंकि अभी जो प्रकाश डालेंगे हाँ वही सब हो गया, लेकिन बोल रहे हैं प्रकाश डालेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, देखो थोड़ा सा बैक में जाते हैं और कुछ सीखते हैं।
देखो तुम लोगों को सिखाए थे एसेट्स और लायबिलिटीज होता है, दोनों बराबर बराबर, ठीक है। तो एसेट्स को ना दो भागों में बांटा गया था ना, एक होता है नॉन करंट, एक नॉन करंट एसेट्स होता है, एक होता है करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? तुम लोग बिलीव करते हो कि जो भी पृथ्वी पे आया है सबको एक बार जाना है, नष्ट होना है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। नहीं नॉन लिविंग। क्यों नॉन लिविंग? क्या दिखता है बताओ? कोई भी चीज, टेबल चेयर टूटता है, क्या बात कर रहा है? क्या इसको हमेशा परमानेंट यूज किया जा सकता है? हाँ, ये बोलो कब टूटेगा ये नहीं बता सकते, टूटेगा है ना, कभी ना कभी तो नष्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर आर्ग्यू कर कोई साइंस वाला स्टूडेंट आ जाए तो आर्ग्यू करेगा तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि बोलेगा उसका मॉलिक्यूल बच जाता है, ये बच जाता है, तो रिसाइकल हो जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मान लो कि यूजलेस तो हो जाता है ना। हम लोग ऐसे बोलेंगे मेरा सोल भी तो जिंदा रखता है, ठीक है। तो देखो इसका लाइफ जो होता है ना मोर देन 12 मंथ्स होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, ठीक है। 12 महीना या 12 महीना के बराबर करंट एसेट्स माना जाता है। अब बोलेंगे कि सर नॉन करंट में ऐसे कौन कौन से आते हैं जो 12 महीने से ज्यादा होते हैं, तो उसको फिर से 3 भागों में बांटते हैं। लेस देन 12 मंथ और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मंथ ना। हाँ, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन वो क्या है? ये मोर देन हुआ, मोर देन जा रे बाबा भूल गया वो साइन। कोई बात नहीं, ये हमेशा ये चीजें ना हमेशा प्रॉब्लम करता है, पता नहीं चलता। तो ऐसे याद रखो जिसके तरफ जिसके साइन रहेगा वही ना आएगा। जिसके तरफ मुंह बड़ा है ना वो समझो कि बड़ा है, जिसके तरफ पीछे है तो छोटा है। ऐसे तो हम एक बार याद कर लिए थे, हम उसके बाद कभी मैं भी याद किए थे, फिर से याद करो। देखो फिक्स एसेट्स, आप आया फिक्स एसेट्स, दूसरा क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक और होता है फिक्टिशियस। हाँ आएगा, तो फिक्स एसेट को दो भागों में, टेंजिबल इंटेंजिबल सब आएगा। फिक्स एसेट्स को दो भागों में बांटे, टेंजिबल इंटेंजिबल। अब टेंजिबल में क्या होता है? तुम लोग को बोल देते हैं, जगह नहीं है। टेंजिबल में वो होता है जो जिस मतलब कि जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देखो ये है ना, फिर ये तो ये फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है, फैन हो जाएगा। इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क, ये सारे इधर आ गए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, जैसे एफडी 3 साल का एफडी करा के रखा है ना। इक्विटी शेयर में खरीद के पैसा लगा के रखे हैं, है ना। कोई कंपनी में पैसा लगा के रखे हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो कि हम आशीष को पैसा दे दिए 5 साल के लिए और हम उसे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम उससे वसूलते हैं 15%, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? ये काम आएगा, रेशियो बाद में काम आएगा, इसलिए ये भी सीखना जरूरी है। फिक्टिशियस एसेट्स वो होता है जैसे हो गया तुम्हारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब कि बिजनेस शुरुआत करने में जो खर्चा लगता है, कोई बिजनेस को स्टार्ट करने में खर्चा लगता है ना, जैसे लीगल चार्जेस, लॉयर चार्जेस, ठीक है, वकील का, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आएगा, शेयर वाला पढ़ाएंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर, ठीक है, ईटीसी कर देते हैं। ये हो गया फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो वजूद तो नहीं है। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खर्चा तो कर दिया, क्या उससे कुछ तुम फिजिकली देख पा रहे हो? नहीं, खर्चा लग गया। जैसे मान लो कि कोचिंग को रजिस्ट्रेशन करने में खर्चा लगा 5000, है ना। तो ये जो 5000 जो खर्चा लगा उससे रजिस्ट्रेशन आया, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं
कि इससे कुछ फिजिकली आया क्या, फिजिकली इसीलिए fictitious नाम रखा गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एफडी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स जो है वीडियो को बाद में देख के लिख लेना, ठीक है। तुम लोग चाहोगे तो हम ऑफलाइन ले देंगे सबके फोन पे, ठीक है। डाउनलोड करने का झमेला नहीं रहेगा, ऐसे हम यूट्यूब पे बाद में डाल देंगे। अब आ जाते हैं करंट में, ठीक है। तो करंट को समझा रहे हैं आपको। करंट को देखो, करंट का जिसका मतलब होता है लेस देन 12 मंथ्स। अब ऐसे कौन कौन से एसेट्स है जिसका 12 महीना से बिल हो गया, बिल रिसीवेबल, पेबल, पेबल लायबिलिटी, इधर इधर है ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बताओ कैश इन हैंड या फिर कैश एट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इधर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना जो 6 महीने के लिए पैसा जमा करता है, 5 महीने के लिए करता है, ठीक है। और बताओ स्टॉक इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और बताओ क्रेडिटर, अब क्रेडिटर किधर, इधर आएगा, इधर भी ऐसे करंट नॉन करंट में जाएगा, बात समझ में। और ये सारे क्या है, सारे करंट एसेट्स है, ठीक है। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड आएगा क्या, आएगा ना प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा। और क्या आएगा, एक बात बताओ, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस देना। तो एडवांस ज्यादातर कभी सुना है 4 साल का एडवांस दिया, ज्यादा एडवांस कितना होता है, मतलब 1 साल में कितना नहीं होता है, 1 महीना ज्यादा होता है, 12 महीना भी होता है। आपने नहीं, तुम नहीं देखा उससे, मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा सुनो सुनो, एक्रूड इनकम का मतलब समझते हो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग पहले से इनकम, जो कितने नहीं पहले से प्रीपेड हुआ। एक्रूड का मतलब जो बकाया है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तक बाकी दिया नहीं है ना, तो वो मेरे लिए क्या एसेट्स है कि नहीं है, आज ना तो कल देगा ही देगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्रूड बोल सकते हैं, एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड को क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भी है करंट एसेट्स, इसका लिस्ट थमा नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, धीरे धीरे याद आते जाएगा तो बताते जाएंगे, फिलहाल जल्दी से कर देते हैं। समझ में आया क्या, अब लायबिलिटी के साइड भी बताना है, ठीक है। एक काम करो, देखो लायबिलिटी साइड एक होता है नॉन करंट, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है, तुम लोग खाली देखो, ठीक है, घर में इसको जाके कॉपी कर लेना। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब नॉन करंट लायबिलिटी में फिर से 2 भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। अब 2 भाग कौन कौन सा है, सबसे पहला कैपिटल और दूसरा क्या है डेब्ट, ठीक है। यानी कि कैपिटल का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ कि जो लायबिलिटी है, कर्जा जो है ना, वो 12 महीने से ज्यादा होता है। ऑब्लिगेशन पे करने का जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, वो 12 महीने से इसमें ज्यादा होता है। इसमें ऑब्लिगेशन जो होता है वो 12 महीने से कम होता है। तो ये जो ऑब्लिगेशन है, यानी पे करना की जिम्मेदारी है, तो फंड आएगा कहाँ से, 2 तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जिसको हम इंटरनल बोल सकते हैं और इसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है कैपिटल को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं कभी कभी,
ठीक है, कैपिटल को क्या बोलते हैं, Equity। इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे इक्विटी में बहुत सारा चीज ऐड होता है। तुम लोग बताओ तो इक्विटी में और क्या क्या होना चाहिए। पहले तो कैपिटल हो गया, इक्विटी का मतलब था मालिक का पैसा, है ना। और क्या क्या कैपिटल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो तो कभी इधर का साइड बताओ। प्रॉफिट नहीं होगा क्या, प्रॉफिट जो होगा कौन लेगा, कैपिटल याद करो तो तुम लोग फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट को क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या करते थे, प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, पीएल से जो नेट प्रॉफिट निकला लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ प्लस करते थे, तभी तो बढ़ जाता था ना। बात समझ, लॉस आया तो माइनस करेंगे, ड्राइंग आया तो नहीं, ड्राइंग माइनस, भूल गया सब कुछ, है ना। तो इसके साथ प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड, लॉस को क्या करेंगे, माइनस, ड्राइंग को क्या करेंगे, माइनस। अच्छा एक बात बता दे, तुम लोग प्रॉफिट सीखा है, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है पता है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट से हटा के जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है, एक तरह का वो क्या है, जैसे एक बात बताते हैं, 1 लाख रुपया बिजनेस में पैसा लगाया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, उससे मेरे को कमाई हुआ 2 लाख, है ना, 2 लाख कमाई हुआ। ठीक है, एक बात बताओ, 2 लाख में 2 लाख में 50,000 क्या किया, जनरल रिजर्व में डाल दिए, है ना, जनरल रिजर्व में डाल दिए, तो 50,000 भी तो प्रॉफिट का हिस्सा ही है ना। तो अगर भूल चूक से तुम लोग देख लो जनरल रिजर्व या फिर कोई भी रिजर्व, तो उसको ऐड करोगे ना, लेस करोगे, ऐड करेंगे, ऐड करोगे, वेरी गुड। तो रिजर्व में क्या होगा, प्लस एडी रिजर्व। तुम लोग आगे फ्यूचर में सिखा रहे, काम आएगा, ठीक है, मतलब कि रेशो में ही आगे काम आएगा। और तुम लोग एक बात बताते हैं, कोई रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन क्या होता है बाद में बताएंगे। कोई भी तरह का लॉस आया तो क्या करोगे, माइनस, ठीक है। तो इससे जो करके जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, समझ में आया। और डेप्ट का मतलब क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, ऊपर ये लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग टर्म। एलटी का मतलब समझ जाओगे ना, लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म डेप्ट कई तरह का होता है, जैसे लोन, बैंक लोन और डिवेंचर। ये डिवेंचर क्या तुम लोगों को सिखाएंगे। डिवेंचर एक तरह का समझ लो कि लॉन्ग टर्म लोन पाने का जरिया है, ठीक है। और भी होता है अदर लॉन्ग टर्म लोन लिख देते हैं। ये तुम्हारा नॉन करंट का चार्ट। पब्लिक डिपॉजिट का अगर ये हुआ तो समझ लो कि अगर हम पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से लिए हैं तो भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इस इधर ही आ जाएगा, हाँ इधर भी आ जाएगा। तो हो गया ना, बैंक लोन, फिनांस, इसमें सारा कुछ आगे गया, ठीक है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसमें आ गया, जितने तरह का बैंक हो। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, जो तुमको लोन प्रोवाइड करता है, जैसे टाटा कैपिटल हो गया, बजाज अलायंस हो गया, है ना, और कितने तरह का, और भी नाम, बहुत सारा नाम है, ठीक है। HDFC हो गया, HSBC हो गया, इंडस हो गया, ठीक है। अब आ जाता है नॉन करंट। नॉन करंट में क्या क्या आता है, नॉन करंट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला जो तुम करंट में बोले तो उसका उल्टा बोलते हैं। वहां पर पहले तुम बोले थे बिल्स रिसीवेबल, उसका उल्टा। उसके बाद क्या तुम लोग लिखा नहीं, मेरे को रिकॉल करना, तुम लोग रिकॉल करो। बिल्स पेपर के बाद लायबिलिटी साइड ही कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी आएगा, ड्राइंग आएगा, ड्राइंग आएगा। और ड्राइंग क्या करंट लायबिलिटी होता है क्या, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्या क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को उल्टा तो ऐसा नहीं, क्रेडिटर क्या बात बोला, क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक है, गधा, ओपनिंग स्टॉक चाहे क्लोजिंग स्टॉक दोनों तो एसेट्स ही है ना। लायबिलिटी कैसे बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस वहां पर था, है ना।
यानी कि हम अगर मान लो कि ये मेरा लैंडलॉर्ड है, हम इसको उधार ये उसको हम एडवांस में लोन एडवांस में पैसा दे दिए, ये मेरे लिए एडवांस एसेट्स है। अब इसको घुमा के सोचो, हम इससे लास्ट में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पैसा दे दिए एडवांस में दिए, वो मेरा इनकम हो गया, मेरा एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अगर बोलेंगे नहीं पढ़ेंगे 12 के बाद नहीं पढ़ेंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं है ना, हम वहीं पर सेटल हो जाएंगे, तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, तो उसको क्या भी बोले, प्रीपेड पोस्टपेड प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसका तो उल्टा, वहां पर आउटस्टैंडिंग इनकम था, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वहां पर प्रीपेड एक्सपेंस था, यहाँ पर प्रीपेड इनकम। और क्या होता है, सारा ऑलमोस्ट कवर हो ही गया। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, एनी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर ये वो, ठीक है। हाँ, और भी जो भी कवर होगा सारा कुछ कवर कर लेंगे, ओके। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, देखो करंट रेशियो, ध्यान इधर, करंट रेशियो लिखा है ना, तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स क्या क्या आता है, बड़ा सा लिस्ट बता दिए, ठीक है। तो वो लिस्ट फिर से लिखें, ये अभी वहां पर तो लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं आइडियल रेशियो। इसका क्या होता है, आइडियल रेशियो का मतलब क्या हो गया पता है, आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो। आइडियल रेशियो का मतलब होता है इसका स्टैंडर्ड नॉर्म, स्टैंडर्ड नॉर्म का बोले थे ना एक रेंज होता है, किसी का ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के कॉमन पीपल का रेंज होता है। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 93 to 90, वेरी गुड, 93 अप्रोक्स आता है। अगर उससे ज्यादा होता है तो क्या माना जाता है, फीवर है। तो एक रेंज है ना, उसी तरह से आइडियल रेशियो का भी एक रेंज है, उस रेंज को क्या बोलते हैं, 2:1। याद रखना, रट लेना ये वाला, क्योंकि 1 मार्क्स का ऑब्वियसली पूछता है। आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो, तो 4 ऑप्शन ये लोग क्या दोगे, 2:1, है ना। अब यहाँ पर करंट एसेट करंट लायबिलिटी को छोड़ दिए, क्योंकि लिस्ट है वहां से लिख लेना। अब इस साइड आ जाते हैं, ठीक है। 4:2 किया रहेगा तो वो गलत है तुम्हारा, आइडियल बोले तो यही होगा, ठीक है। आइडियल अगर पूछे व्हाट इज आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो, तो 2:1 होगा, 2:1। ठीक है। आंसर करने में तो कुछ भी आ सकता है। अच्छा क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का बड़ा नाम है, मतलब बहुत सारा नाम है। एसिड टेस्ट रेशियो, लिखते जाना, उधर साइड जगह था ना, लेफ्ट हैंड साइड, इधर का पूरा हो गया ना। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बारे में नहीं बताएं, इसका क्विक रेशियो का फॉर्मूला बता रहे, पहले इसका दूसरा नाम लिख ले, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। और भी इसका एक और नाम है, यस, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिए, वीडियो का इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का तात्पर्य क्या होता है, करंट एसेट्स का तात्पर्य ये होता है कि इसमें जितने सारे करंट एसेट्स है सारे इसमें सम्मिलित हो गए, मतलब इंक्लूड हो गए, है ना। लेकिन इसमें से मोस्ट लिक्विड, जो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, उसको निकाल कर को हटाना है। सर उल्टा बोल दिए, इसमें मेरे को वो चीज निकालना है जिसका मतलब कि बहुत ही लिक्विड कम है, मतलब कि उसका सेल, उसका मूवमेंट बहुत देरी से होगा। ऐसा कौन सा करंट एसेट्स होता है इसका मूवमेंट बहुत देरी से होता है, मतलब जल्दी बिक्री नहीं होता है, बेसिकली इन्वेंट्री को माना जाता है। किसको माना जाता है, इन्वेंट्री को। समझ में नहीं आया फिर से बता रहे, पहले वो फॉर्मूला लिख दो, प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तुम लोग ऐसा जगह बनाना
ताकि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड ऐसा लिख पाओ, ठीक है। करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बार सुन लो, समझ लो ना। अब एक बात सुनो, ध्यान दो। देखो ये करंट रेशियो क्या बताया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बताया। मतलब क्या होता है कि तुम जो भी तुम्हारे पास करंट 12 महीने से कम समय वाले जितने एसेट्स हैं वो कैसे एसेट्स आएंगे, तो यानी उधार में खरीद के लाया है, इसमें जो भी सामान आया होगा एसेट्स वो सारा इसी से आया होगा उधार में खरीद के। तो दोनों क्या होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास लायबिलिटी एक है मतलब जितना भी एसेट्स है उसका आधा तुम क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा करंट एसेट्स अगर 2 है तो करंट लायबिलिटी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। 2 रुपया तो 1 रुपया होना चाहिए। ये बताता है कि हमको क्विक चाहिए, मोस्ट लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि पलक झपकते के साथ चीज गायब हो जाए, जैसे रुपया है ना। तुम अभी ऐसे गिरा के देखो और ऐसे करो देखो गायब हो जाएगा, है ना। ये ट्रस्टफुल है। और जितना हाई वैल्यू उतना ज्यादा लिक्विड होगा। लिक्विड तो पानी नहीं, मतलब उतना जल्दी गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तुम 2000 गिराओ देखो मतलब 30 सेकंड में गायब होगा। नहीं बढ़िया, आप गिराइए ना इसको पूरा, मतलब रियल से इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। बताइए बात। तो क्विक का मतलब क्या हुआ, बहुत ही जल्दी। ऐसे टेस्ट का मतलब वही होता है कि बहुत ही क्विकली, कितना जल्दी हमको देखना है कि मेरा क्विकली कैपेबिलिटी कितना है। लिक्विड का भी मतलब वही होता है, बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट। अब इसमें से बहुत ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कछुआ है। खरगोश के रेस में जब तुम करंट किया तो इसमें सारे लोग आ गए, कछुआ भी आ गया, हिरन भी आ गया, खरगोश भी आ गया, है ना। तो मेरे को हटाना है कछुए वाले को, तो इन्वेंट्री है कछुआ है, क्योंकि वो माना जाता है वो जल्दी बिक्री नहीं होता है, वो समय लेता है। और क्या बिक्री देगी और किसका पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। 2 लोगों को कछुआ बन गया। तो अगर तुम इसमें से 2 चीज को हटा दिया तो पूरा क्या बन गया, लिक्विड एसेट्स। इसको तुम क्या नाम दे सकते हो, खरगोश, यानी कि लिक्विड एसेट्स। और बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट जल्दी करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बाकी सबका पेमेंट जल्दी करने की जरूरत पड़ता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का जल्दी नहीं करना पड़ता। तो उसमें से हटा दिए, ये भी क्या बन गया, लिक्विड लायबिलिटी। अब कई लोग पूछ लेते हैं जैसे ऊपर वाला भैया करिए तो लिक्विड एसेट आएगा और फिर नीचे लिक्विड लायबिलिटी। करेक्ट। अगर तुमसे पूछे लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड। लिक्विड लायबिलिटी का, करंट लायबिलिटी माइनस, यानी कि तुमसे अगर पूछे क्विक रेशियो का फॉर्मूला कैसे बोल सकते हो, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। नहीं देखो नाम क्विक है ना, तो इसको क्विक बोलना। जब क्विक बोले तो क्विक और लिक्विड बोले तो लिक्विड। अब ये मतलब एसिड बोले तो क्या बोले, उसके लिए कुछ भी यूज करो। तो क्विक बोलो चाहे लिक्विड। आई होप क्लियर हो चुका होगा। कई लोग अभी भी डाउट होता है ना। एक बात पूछते हैं, इन्वेंट्री तभी माइनस करोगे जब इसमें सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। अगर इसमें से इंक्लूड ही नहीं है तो फिर भी इन्वेंट्री माइनस करोगे, कॉमन सेंस। लेकिन कई लोग ये पूछते हैं कि नहीं उसमें माइनस तो करेंगे, फॉर्मूला लिख दिया। अरे फॉर्मूला तब होगा जब इसमें इंक्लूड है, जब इंक्लूड ही नहीं है तो माइनस करने कोई मतलब ही नहीं बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया तुम्हारा करंट रेशियो का, सॉरी ये लिक्विड रेशियो का जो था 2 हेडिंग तो खत्म हो गया। इसका भी आइडियल रेशियो होता है, नीचे जगह है इसलिए बहुत सारा, इसमें भी आइडियल रेशियो। हाँ इसका भी लिखो, आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो। नीचे लिखो आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो। आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो 1:1, 1:, देखो ये बुक है बासवेन दत्ता, चैप्टर 12 रेशियो एनालिसिस। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या मांगा है। सबसे पहले क्या मांगा है, करंट रेशियो, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब उसमें से तुमको चुनना है
कि क्या क्या करंट एसेट्स और क्या क्या करंट लायबिलिटी है। तो चुनो तो और बताओ। सबसे पहले यहाँ पर लिखते जाएंगे। पहला क्या है बताओ? स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स में आता है कि नहीं आता है? कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख लिख दिए। उसके बाद क्या है? सन्नी डेब्टर्स आता है। सन्नी डेब्टर करंट एसेट्स में आता है? हाँ। कितना? 3 लाख। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल आता है? कितना? 1 लाख। और कैश एंड बैंक कितना? 1,60,000। और भी है? प्रीपेड एक्सपेंस अरे। 40,000। 40,000 हाँ। यहाँ लिख दे। और है? नहीं और उसके बाद है ही नहीं। नहीं। अब करंट लायबिलिटीज बोल दो, नीचे ही लिख देते हैं। सन्नी डेब्टर कितना? वो 5 से सिर्फ डिवाइड कर देना ऊपर जो है करंट एसेट्स सबको जोड़ देंगे और ऐसे निकल जाएगा। और नीचे करंट लायबिलिटी को बताओ क्या क्या है? बिल्स Bills रिसीवेबल payable 1 lakh. वो 1 लाख। हम तो बोले थे बहुत सन्नी easy है। डेब्टर 2 लाख। 2 लाख 80,000। 80,000 20,000। तो ऊपर जोड़कर बताओ कितना आ रहा है? 10 lakh का पड़ा। ऊपर 10 लाख। श्योर? आर यू श्योर? 10 lakh. नीचे 4 lakh. रेशियो बताओ। 5,050 कट गया तो बचा कितना? 5:2 ना। हाँ 5 आंसर निकल गया। समझ गया? चलो ध्यान दो। अच्छा कभी कभी रेशियो इसको और भी ज्यादा फॉर्म में तोड़ सकते हैं। वही बता रहे, इसको और भी तोड़ सकते हैं क्या? हाँ तोड़ सकते हैं। तो अगर एग्जाम में कैसा है, तो एग्जाम में तुम ये भी लिखोगे तो सही है और तुम इसको तोड़ दो, 2 को इसको डिवाइड कर दो 2.5:1 तो भी सही है ना? अब रह गया कि सेकंड पार्ट इसका क्या है? क्विक रेशियो। तो सेकंड पार्ट में क्विक रेशियो का फॉर्मूला कितना है? 7/4 7:4 देखो। 1.3 क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। पहले क्विक एसेट्स को लिख दें, क्विक लायबिलिटी लिख। ठीक है? अब क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स सीए करंट एसेट्स इन्वेंटरी माइनस पीपी एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस शॉर्टकट अब यूज करेंगे। नीचे सीएल माइनस बैंक ओडी ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। अब सीए टोटल सीए कितना आया? 10 लाख। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 4 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? हाँ 10 लाख। हाँ 40 lakh. और करंट लायबिलिटी कितना है? 4 लाख minus बैंक? 80,000 हमारा 5,600 ऊपर कितना हो गया? 5,60,000 और 3,20,000। इसको एक काम करो, इसमें एक एक करके बच्चा ऐसा कैलकुलेट मत करना, सीधे 5,60,000 को इतना से डिवाइड कर दो एक बार में। बताओ कितना आएगा? एग्जामिनेशन हॉल में इसको काटना और 0 मत करना, डायरेक्ट डिवाइड करना। 1.75। 1.75 इज टू इधर 1। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है? नंबर देखो तुम लोग का होमवर्क है, क्या क्या होमवर्क है ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला एक बार देखो तो। बोला है कि करंट रेशियो निकालना है। सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे सिखाए बना के लेके आना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा इजी है और भी देते हैं। 3 तो करा चुके हैं। 4 नंबर देखो 4। अरे स्पीक देंगे, शेयर करेंगे। 4 नंबर भी बड़ा इजी है। 5 नंबर बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम तो होमवर्क करेंगे। लूडो खेल खेल के थक चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल दें? नहीं अभी स्टार्टिंग पहला ही क्लास में दिमाग वाला देने में दिक्कत हो जाएगा। और ठीक है, चैलेंज है जिसको मतलब कि वहाँ में कि मेरा मैथ अच्छा है ट्राई करके आना। और क्या भैया अभी तक ना हम लोग स्कूल का भी होमवर्क करना
अच्छा कौन सा स्कूल का? हाँ स्कूल का हो गया। हाँ। ओके तो आज इतना ही है 1 2 3 4 5 6 एंड स्पेशल होमवर्क 8 ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट Bye.